ने भौहें चढ़ा लीं। प्रदीप, लापरवाह मत बनो। हमें पहले अपनी युद्ध रणनीति की योजना बनानी चाहिए। प्रदीप ने सिर हिलाया, उसके चेहरे से तिरस्कार का भाव गायब हो गया। बहन लियू, मैं समझ गई। सिचुआन की राजधानी का हट्टा कट्टा कप्तान दरवाजे के पैनल जैसी विशाल ढाल लिए हुए ऊंची और बेफिक्र शैली में बोल रहा था। हम अभी किस योजना पर विचार कर रहे हैं? अगर हम चारों एस क्लास प्रोफेशन उसे हरा नहीं सकते तो बेहतर यही होगा कि हम हार मान लें। मैजिक कैपिटल टीम में गोलमटोल छोटा लड़का गुमान सिंह खुद को पंखा करते हुए पास आया। पहले मुझे उसे नियंत्रित करने का मौका ढूंढने दो। तुम सब पूरी ताकत लगा दो। जैसे ही उस जादूगर का काम तमाम हो जाएगा, बाकी बचे 3 छोटे मोटे दुश्मनों से निपटना आसान हो जाएगा। सभी ने सुझाव पर सहमति जताई। यह योजना सबसे सुरक्षित थी। कुछ ही देर में गुमान सिंह के नेतृत्व वाली मैजिक कैपिटल टीम चुपचाप आसपास की झाड़ियों में गायब हो गई। इसी बीच शाही राजधानी और सिचुआन राजधानी की टीमें अपनी अपनी जगह पर डटी रहीं और दुश्मन का डटकर सामना करती रहीं। कुछ क्षण बाद एक आकृति धीरे धीरे जंगल से बाहर निकली। यह विहान था। प्रदीप ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में युद्ध की तीव्रता की झलक दिखाई दी और उसने जोर से कहा, तुम वही महान दानव राजा हो जिसके बारे में लोग बात करते हैं। तुम तो इतने खास नहीं लगते। सिचुआन कैपिटल के कप्तान ने पलटवार करते हुए कहा, आपने जो कहा वह गलत है, वह स्पष्ट रूप से बहुत सुंदर है। बोलने के बाद वह श्रद्धा से भरे चेहरे के साथ विहान को स्तब्ध होकर देखता रहा। मुझे क्या करना चाहिए? अचानक मेरा मन देश छोड़कर भाग जाने का कर रहा है। प्रियंका सिन्हा ने बेबसी से अपना माथा रगड़ा। यह मजाक करने का समय नहीं है। अथर्व ने मस्खरों की इस तिकड़ी को देखा, वह कुछ हद तक अवाक रह गया। उन्होंने चारों ओर देखा और शांत भाव से बोले, वो गोलमटोल सा छोटा लड़का कहाँ है? क्या वह तुम्हारे साथ नहीं था? अब वह कहाँ है? प्रदीप ने ठंडी सांस ली। तुम्हारे साथ निपटने के लिए हम तीनों ही काफी हैं। यह सुनकर विहान ने और कुछ कहने की जहमत नहीं उठाई। ठीक है फिर। उसने अपने हाथ में फायरी ब्लास्ट का कोर उठाया और छड़ी के शीर्ष पर स्थित क्रिस्टल तेजी से चमक उठा। उसके चारों ओर भयानक जादुई उतार चढ़ा जमा होने लगे। ठीक तभी, जरा ठहरिए। पास की झाड़ियों से अचानक एक आकृति बाहर निकली। वह गोलमटोल छोटा लड़का गुमान सिंह था। अपना पंखा लहराते हुए उसने पूरी ऊर्जा के साथ जोर से चिल्लाया, आज हम सबके लिए एक क्रॉसटॉक का आयोजन करेंगे। मैं हूं सीधा सादा आदमी गुमान सिंह। विहान के मुख में बनने ही वाला मंत्र अचानक बाधित हो गया। उसका शरीर अकड़ गया और वह 2 सेकंड तक सोचता रहा। मैं मजाकिया आदमी हूं। विहान, अब। प्रदीप दहाड़ा, अपने हाथ में लंबे भाले को हिलाते हुए पल भर में उसे 7 या 8 नुकीली भाले की छायाओं में विभाजित कर दिया, मानो कोई अजगर समुद्र से निकलकर सीधे विहान पर वार कर रहा हो। उनके पीछे प्रियंका सिन्हा पहले ही मंत्रोच्चार समाप्त कर चुकी थीं। फ्रॉस्ट बाइंड। अनगिनत बर्फीली लताएं ठंडी रोशनी से जगमगाती हुई जमीन से फूट पड़ी और पल भर में विहान के हाथों और पैरों के चारों ओर लिपट गईं, जिससे वह मजबूती से वहीं जकड़ गया। सिचुआन राजधानी के कप्तान ने तो अपने हाथ में पकड़ी विशाल ढाल को भी गुस्से में आसमान की ओर फेंक दिया। हवा के साथ विशाल ढाल बढ़ती गई, एक विशाल छाया में बदल गई और विहान के सिर पर जोर से जा गिरी। साथ ही टीम के अन्य पेशेवरों ने भी विहान में अपने सबसे मजबूत कौशल का प्रदर्शन किया। आग के गोले, बर्फ के शंकु, हवा के ब्लेड, तीर,
दर्जनों रंग-बिरंगे हमलों ने विहान की स्थिति को पल भर में ध्वस्त कर दिया। गड़गड़ाहट, पूरे जंगल में कान फाड़ देने वाले विस्फोटों की गूंज सुनाई दी। जमीन बुरी तरह कांप उठी और सबकी आंखों के सामने एक विशाल गहरा गड्ढा दिखाई दिया। धुआं और धूल धीरे धीरे छंट गए। विहान की आकृति गहरे गड्ढे के केंद्र में शांति से पड़ी थी। उसका शानदार ताराचंद्रमा जादुई वस्त्र फटा हुआ था। उसकी आभा कमजोर थी, मानो वह किसी भी क्षण विलीन हो सकता है। प्रदीप ने इस दृश्य को देखा। उसके चेहरे पर खुशी का भाव था। हल हो गया। उसे महान दानव राजा कहा जाता है, लेकिन वह उतना शक्तिशाली नहीं लगता। हालांकि अगले ही पल गहरे गड्ढे में मरते हुए विहान ने अचानक अपने होठों के कोने को एक चंचल चाप में मोड़ लिया। उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा, अंततः तारों की रोशनी के कणों में परिवर्तित हो गया और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। प्रियंका सिन्हा की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और वह घबराहट में चिल्ला उठीं। नहीं, यह एक भ्रम है। प्रियंका सिन्हा की सिसकी ऐसी थी मानो सबके सिर पर बर्फ के पानी की बाल्टी उड़ेल दी गई हो। प्रदीप के चेहरे पर खुशी के भाव पल भर में जम गए। सिचुआन कैपिटल के हट्टे कट्टे कप्तान की पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं। भ्रम? अभी अभी हुई विनाशकारी और तीव्र गोलीबारी सिर्फ एक भ्रम थी। अच्छा नहीं है। गुमान सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। वह इस बात का मतलब सबसे बेहतर जानता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, आकाश से एक अदम्य भयानक शक्ति उतर आई। धड़ाम धड़ाम, घुटने टेकने की दबी हुई आवाजें सुनाई दीं। 3 एस क्लास प्रोफेशंस को छोड़कर उपस्थित बाकी सभी परीक्षार्थी इस भयानक गुरुत्वाकर्षण के कारण जमीन पर मजबूती से दब गए थे, हिलने डुलने में असमर्थ थे, यहाँ तक कि एक हल्की सी आह भी नहीं भर पा रहे थे। प्रदीप ने अपने भाले को जमीन पर टिका दिया। उसके घुटने मुड़ गए और अत्यधिक दबाव के कारण उसकी हड्डियां कराह उठीं। प्रियंका सिन्हा के शरीर के चारों ओर ठंडी ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था। वह मुश्किल से ही अपने खड़े रहने की मुद्रा को बनाए रख पा रही थीं, लेकिन उनके कनपटी से ठंडे पसीने की बारीक बूंदें पहले ही रिस चुकी थीं। सिचुआन कैपिटल के कप्तान का मांसल शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। उसके दांत कसकर भींचे हुए थे। यह किस प्रकार की शक्ति थी? यह इतना भारी क्यों था? गुमान सिंह को भी एक घुटने के बल बिठा दिया गया। उसका मोटा चेहरा जिगर की तरह बैंगनी हो गया। फिर से वही एहसास, यह घिनौनी अनुभूति जिसमें एक उंगली उठाना भी बेहद मुश्किल हो जाता था। धड़कन, धड़न धड़न। पास के जंगल से धीमी कदमों की आहट सुनाई दी। सभी को अपना सिर उठाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। उन्होंने तारा चंद्रमा जादुई वस्त्र पहने हुए उस व्यक्ति को धीरे धीरे बाहर जाते देखा। वह पूरी तरह से सुरक्षित था। उसका चेहरा शांत था, मानो अभी अभी हुए विनाशकारी विस्फोट का उससे कोई लेना देना ही न हो। वह गुमान सिंह के पास गया, रुका और उसे नीचे की ओर देखने लगा। वही गलती, क्या आपको लगता है कि मैं उसे दोबारा दोहराऊंगा? अथर्व के होठों पर मुस्कान आ गई। असल में वह सिर्फ यह देखना चाहता था कि उसकी टीम का एकलास जादूगर राकेश कितनी दूर तक जा सकता है। परिणाम अप्रत्याशित रूप से अच्छा रहा। फिर भी बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाए। बस यही कहा जा सकता था कि ये लोग अभी बहुत छोटे थे। अथर्व ने अपने हाथ में पायरोब्लास्ट का कोर उठाया और छड़ी के शीर्ष पर स्थित क्रिस्टल फिर से चमक उठा। सभी लोग, खेल खत्म हो गया है। उसने मंत्रोच्चार करने और उल्कापिंड अग्नि वर्षा करने की तैयारी की। इंतजार। जमीन पर मौजूद गुमान सिंह ने यह दृश्य देखा और उसकी आंखों में हताशा की झलक दिखाई दी।
उसने अपना मुंह खोलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। वह फिर से वही चाल चलने वाला था। हालांकि उसने अभी अभी एक अक्षर ही बोला था। चांदी की बनी एक हष्टपुष्ट आकृति दूर से तोप के गोले की तरह तेजी से दौड़ती हुई आई। टकराना। धातु से ढकी लोहे की एक मुट्ठी ने जोरदार प्रहार से गुमान सिंह के चेहरे पर प्रहार किया। तुम ही हो जिसे क्रॉसटॉक करना पसंद है, ने गुमान सिंह को जकड़ लिया और उसकी दूसरी मुट्ठी से लगातार वार हो रहे थे। तुम ही हो जिसे क्रॉसटॉक करना पसंद है। उसने मुक्का मारते हुए जोर से दहाड़ मारी। गुमान सिंह के सिर के तारे चमक रहे थे और उसे दोबारा मुंह खोलने का मौका ही नहीं मिला। उसका पहले से ही मोटा चेहरा अब और भी ज्यादा मोटा हो गया था। उसने अस्पष्ट सी आवाज में पुकारा, मैं उफ मैं यह नहीं कहूंगी। क्या मैं बस इसे न कहूं? तभी आसमान में अंधेरा छा गया। 5 विशाल उल्कापिंड भयावह हरी लपटों से जलते हुए बादलों को चीरते हुए नीचे की ओर गरजते हुए आए। प्रदीप और प्रियंका सिन्हा यह देखकर भयभीत हो गए। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उनके पैर जमीन पर बहुत धीरे धीरे ही चल पा रहे थे। बाकी लोग अपनी जगह पर मजबूती से दबे हुए थे। वे ऊपर देखने में भी असमर्थ थे। क्या यह शैतान राजा की शक्ति थी? वास्तव में यह बहुत भयावह था। 4 एस-क्लास प्रोफेशंस के एक साथ काम करने के बावजूद भी वे अंततः उसका मुकाबला करने में असमर्थ रहे। जैसे जैसे उल्कापिंड करीब आते गए, सबके चेहरों पर निराशा छा गई। गर्जन। सिचुआन कैपिटल के कप्तान ने अचानक एक दहाड़ लगाई जिससे धरती कांप उठी। उसके कपड़े पल भर में फट गए, जिससे उसके नीचे छिपी भयानक उभरी हुई मांसपेशियां दिखाई देने लगीं। उसके पूरे शरीर पर नसें कुंडली मारे हुए सांपों की तरह उभरी हुई थीं। उसने अचानक अपना हाथ उठाया और अपने हाथ में पकड़ी विशाल ढाल को आसमान में बहुत ऊपर फेंक दिया। हवा के साथ विशाल ढाल बढ़ती गई और पल भर में एक विशालकाय अवरोध में बदल गई जिसने सभी को ढक लिया और उनके सिर के ऊपर के हिस्से को अवरुद्ध कर दिया। बूम! ऊपर से एक बेहद धीमी और गूंजती हुई टक्कर की आवाज आई। पूरी धरती भयानक रूप से कांप उठी। उस विशाल ढाल ने उल्कापिंडों के प्रभाव को सफलतापूर्वक रोक दिया, लेकिन भयानक हरी लपटें हड्डियों से चिपके कीड़ों की तरह ढाल की सतह से कसकर चिपकी हुई थीं और पागलों की तरह जल रही थीं और उसे नष्ट कर रही थीं। जब तक विशाल ढाल अपनी मूल अवस्था में लौटकर वापस जमीन पर गिरी, तब तक वह गड्ढों से भर चुकी थी और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। उस पर हरी लपटें लगातार जल रही थीं। सिचुआन कैपिटल के कप्तान का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। उसने अपने हाथ में मौजूद विशाल ढाल को देखा, जो अभी भी आग की लपटों से क्षीण हो रही थी। उसका दिल दुख से लाल हो गया। यह एक विशालकाय ढाल थी जिसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से हासिल किया था, और इसे यूं ही रद्द कर दिया गया। इस कवच के बिना उसकी ताकत कम से कम आधी हो जाएगी। हालांकि जैसे ही उसने इस भयानक प्रहार को रोका, हर किसी को घेरने वाला भयावह गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे कम होने लगा। सभी लोगों की चलने फिरने की क्षमता वापस आ गई। मारना। प्रदीप ने गुरुत्वाकर्षण के गायब होने का एहसास होते ही तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसकी आकृति बिजली की तरह तेज थी, पल भर में विहान के सामने प्रकट हो गई। भाले की छायाएं घनी थीं, जैसे कोई प्रचंड तूफान विहान की ओर उग्र रूप से बढ़ रहा हो। अथर्व ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ हाथ हिलाया। पारदर्शी जादुई अवरोध की एक परत ने तुरंत उसे घेर लिया। प्रदीप के सभी हमले आर्केन बैरियर पर ही लगे। -1024, -988, -1153। प्रत्येक प्रहार से ढाल के मूल्य में 1000 से अधिक अंकों की कमी आ सकती है।
हालांकि विहान की कुल शील्ड वैल्यू 150,000 जितनी अधिक थी। यह नुकसान तो नाम मात्र का था। जैसे जैसे प्रदीप लड़ता गया, उसकी घबराहट बढ़ती गई। इस जादूगर की ढाल बहुत ही मोटी थी। सौभाग्यवश अन्य ठीक हुए व्यवसायों ने भी नुकसान की भरपाई करने की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। कौशलों की भारी बौछार के चलते विहान की ढाल का मूल्य अंततः 1/3 कम हो गया। हालांकि अगले ही पल विहान ने बस लापरवाही से अपना हाथ उठाया। खोई हुई शील्ड का मूल्य तुरंत पुनः भर गया। प्रदीप की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, उसकी आंखों में क्रोध की आग भड़क उठी। कुछ ही दूरी पर प्रियंका सिन्हा, जो लगातार अपने कौशल का प्रदर्शन कर रही थीं, उनका चेहरा भी पीला पड़ गया था। इसी क्षण उन्हें अंततः शैतान राजा शब्दों का सही अर्थ समझ में आया। विरोधी महज एक साधारण चाल से अपने सभी आक्रमणों को समाप्त कर सकता था। मानो किसी बगीचे में टहल रहे हों और वे उस शक्तिशाली जादूगर के सामने मसखरों की तरह थे। लाइव स्ट्रीम में बुलेट पॉइंट वाले कमेंट्स बेतहाशा स्क्रॉल हो रहे थे। मैं घोषणा करता हूं, वह मेरा आदर्श है। बहुत शक्तिशाली। यह तो बस एक आयामी कमी का हमला है। वे इससे कैसे लड़ सकते हैं? हमले तो खुजली मिटाने जैसे हैं, ढालें तुरंत पुनर्जीवित हो जाती हैं। यह समस्या हल होना नामुमकिन है। बेशक विहान खूब मजे कर रहा था। कार्तिका, पवन और राकेश अत्यधिक दबाव में थे। ठीक हुए गुमान सिंह ने तुरंत अपने लोगों को लेकर पवन का पीछा किया और उस पर हमला कर दिया। दूसरी ओर कार्तिका और राकेश को 3 लोगों ने घेर लिया था और स्थिति काफी खतरनाक थी। यह देखकर अथर्व ने और समय बर्बाद न करने का फैसला किया। उसने अपनी छड़ी उठाई और निषिद्ध मंत्र 1000 मील की बर्फ की मुहर का प्रयोग करने की तैयारी की। ठीक तभी अचानक उसके सामने एक अजीब सी काली आकृति प्रकट हुई। अथर्व को अपने प्रतिद्वंदी की हरकतें भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थीं। तेज नाखूनों वाला, गहरे रंग की ऊर्जा से लिपटा एक हाथ पहले ही उसकी जादुई बाधा पर दबाव डाल चुका था। टकराना -38,291। विहान के सिर के ऊपर एक बेहद ऊंची क्षति संख्या दिखाई दी। अथर्व का हृदय बुरी तरह कांप उठा। उसे प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला। वह टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गया। बूम! विहान का शरीर एक विशाल प्राचीन वृक्ष से बुरी तरह टकराया और अंततः रुक गया। इस अचानक हुए दृश्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया। भीषण लड़ाई अचानक रुक गई। अचानक प्रकट हुई आकृति को देखकर सभी लोग रुक गए, उनकी निगाहें भय से भर गईं। उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति का चेहरा एक भयानक भूतिया मुखौटे से ढका हुआ था। मुखौटे के नीचे से एक भयावह, डरावनी हंसी सुनाई दे रही थी। उसने अपना सिर घुमाया, थोड़ी दूर पर खड़े विहान की ओर देखा और धीरे से बोला, छोटे साथी, ये सब मेरे शिकार हैं। मैं तुम्हें उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। हे। जैसे ही वह विचित्र आकृति प्रकट हुई, पूरा दृश्य सन्नाटे में डूब गया। सभी लोग स्तब्ध रह गए। अभी क्या हुआ? वह शैतान राजा, जिसने सब कुछ तहस-नहस कर दिया था और सभी परीक्षार्थियों को तुच्छ समझता था, एक ही चाल से हवा में उड़ गया। नकाबपोश व्यक्ति ने अपना सिर झुकाया और विहान की ओर देखा, जो धीरे धीरे जमीन से उठ रहा था। उनकी कर्कश आवाज में स्पष्ट उत्साह झलक रहा था। मुश्किलों का डटकर सामना करने और सुरक्षित रहने में सक्षम होना। सच कहूं तो आपकी क्षमता मेरी उम्मीदों से कहीं अधिक है। हे। इससे तो मैं बहुत उत्साहित हो गया हूं। अथर्व चुपचाप दूसरे पक्ष को देखता रहा, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं।
भूत का मुखौटा पहने इस व्यक्ति को देखकर उसे बेहद खतरनाक होने का एहसास हुआ। उस आखिरी वाक्य का क्या मतलब था? क्या ये सभी लोग उसके शिकार थे? राष्ट्रीय परीक्षा के आधिकारिक लाइव प्रसारण कक्ष के अंदर मेजबान तरुण का मुंह खुला का खुला रह गया था और उसे अपनी आवाज निकालने में काफी समय लगा। मैंने अभी अभी क्या देखा? मैंने शुरू में सोचा था कि 3 कैपिटल्स एलाइड आर्मी को डेविल किंग आसानी से नष्ट कर देगा। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि बीच रास्ते में कोई दूसरा उस्ताद उभर कर आएगा। महिला होस्ट तानिया की आंखों में भी एक असामान्य चमक थी। नकाबपोश परीक्षार्थी बहुत रहस्यमय लग रहा है। मुझे आश्चर्य है कि वह किस प्रांत से है। इस साल की राष्ट्रीय परीक्षा में सचमुच छिपे हुए ड्रैगन और घात लगाए बैठे बाघ हैं। यह और भी दिलचस्प होती जा रही है। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद बुलेट कमेंट सेक्शन में अचानक से हलचल मच गई। अरे बाप रे! अरे बाप रे! एक और गुरु है। पलटवार, एक के बाद एक उलटफेर। क्या इस साल की राष्ट्रीय परीक्षा कोई फिल्म है? मैं तो इसे साल की सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म कहूंगा। शानदार, बहुत ही शानदार। अगर राष्ट्रीय परीक्षा हर साल इतनी ही रोमांचक होती है तो मैं इसे वसंत उत्सव समारोह की तरह देखने के लिए सहेज कर रखूंगा। वह नकाबपोश भाई कितना आकर्षक है। हालांकि मैं उसका चेहरा नहीं देख सकती, लेकिन मुझे उसकी यह रहस्यमयी खलनायक वाली आभा बहुत पसंद है। वाह, क्या शानदार मुकाबला है! शैतान राजा बनाम शैतान राजा। लड़ाई, जल्दी करो और लड़ो। एक ही समय पर शाही राजधानी राष्ट्रीय परीक्षा सामान्य कमान केंद्र। कुछ गड़बड़ थी। सैकड़ों लड़ाइयों से गुजर चुके होने के कारण उन्होंने नकाबपोश व्यक्ति की विचित्रता को तुरंत पहचान लिया। जांच करना, उसने गहरी आवाज में आदेश दिया। मुझे इस नकाबपोश आदमी के बारे में तुरंत सारी जानकारी उपलब्ध कराओ। नागरिक वर्दी पहने एक सहायक ने अपनी उंगलियों से नियंत्रण पैनल पर तेजी से टैप किया। कुछ देर बाद उसने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर चिंता झलक रही थी। जनरल, कुछ नहीं मिल रहा। किसी भी प्रांतीय टीम के परीक्षार्थी आंकड़ों में इस नकाबपोश व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो तो जैसे अचानक कहीं से प्रकट हो गया। सुनील चौधरी के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। ट्रिपल आइलैंड पर चांदी के कवच में लिपटे प्रदीप ने विहान को हारते हुए देखा और सोचा कि एक नया शक्तिशाली सहयोगी आ गया है। उसने तुरंत जोर से चिल्लाकर कहा, भाई, चलो मिलकर काम करते हैं। पहले इस शैतान राजा से निपटते हैं। यह सुनकर नकाबपोश व्यक्ति धीरे धीरे मुड़ा और उसकी ओर देखने लगा। वह कुछ नहीं बोला, बस एक धीमी सी आवाज निकाली। उसके गले से है की हल्की हंसी निकली। उस हंसी ने निराधार रूप से प्रदीप के दिल में बेचैनी पैदा कर दी। इस आदमी में क्या खराबी थी? उनके बगल में बैठी प्रियंका सिन्हा ने भी कुछ गड़बड़ महसूस की और धीमी आवाज में उन्हें याद दिलाया, सावधान रहो, मुझे लगता है कि इस व्यक्ति में कुछ गड़बड़ है। अगले ही पल नकाबपोश व्यक्ति हिल गया। एक काली परछाई तुरंत दूरी कम कर देती है। निशाना विहान नहीं बल्कि प्रदीप था, जिसने अभी अभी बात की थी। प्रदीप की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसने सहज रूप से बचाव के लिए अपना भाला उठा लिया। क्लैंग! लंबे भाले की टक्कर कालेची से लिपटे एक हाथ से हुई, जिससे धातु के टकराने की तेज आवाज निकली। प्रदीप को भाले के डंडे से आती हुई एक जबरदस्त ताकत का एहसास हुआ। उसके बाघ का मुंह दर्द से फड़क रहा था और वह अनियंत्रित रूप से कई कदम पीछे हट गया। इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाता,
वह प्रेत जैसी आकृति फिर से उसके करीब आ गई थी। नकाबपोश व्यक्ति की चाल ढाल अलौकिक और विचित्र थी, मानो कोई बिल्ली चूहे के साथ खेल रही हो। वह प्रदीप के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, हमला करने की जल्दी में नहीं था, बस नकाब के पीछे छिपी आंखों से उसे बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। प्रदीप आश्चर्यचकित और क्रोधित दोनों था। उसका लंबा भाला अभेद्य रूप से लहरा रहा था, मानो प्रतिद्वंद्वी को पीछे हटने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन प्रतिद्वंद्वी ने अविश्वसनीय कोण से उसके हर हमले को आसानी से चकमा दे दिया। बहुत धीमा उसके कान में एक कर्कश आवाज सुनाई दी। मुखौटा पहने हुए व्यक्ति की आकृति प्रदीप के बगल में ऐसे प्रकट हुई मानो वह टेलीपोर्ट होकर आई हो। एक हाथ हल्के से उसकी छाती पर टिका हुआ था। प्रदीप का शरीर अचानक अकड़ गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य और क्रोध के भाव धीरे धीरे गायब हो गए और चेहरे पर उदासी और खालीपन छा गया। कुछ ही क्षण बाद उसके होठों के कोने पर एक बेहद रहस्यमयी मुस्कान खिल उठी। नकाबपोश व्यक्ति ने संतुष्टि से सिर हिलाया। बुरा नहीं, बुरा नहीं। आखिरकार मुझे एक ऐसा क्लास पेशा मिल ही गया। प्रदीप, तुम्हें क्या हुआ है? इंपीरियल कैपिटल टीम के अन्य सदस्यों ने कुछ गड़बड़ महसूस की और तुरंत पूछताछ की। प्रदीप धीरे से मुड़ गया। सूरज की रोशनी में उसकी मुस्कान और भी भयावह लग रही थी। मैं ठीक हूं। मैं बहुत अच्छा हूं, पहले से भी बेहतर। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके हाथ में मौजूद लंबा भाला अचानक हिल गया और उसकी नोक घूम गई। दरअसल इसने अपने पीछे मौजूद इंपीरियल कैपिटल टीम के सदस्यों की ओर जोरदार हमला किया। प्रदीप, तुम क्या कर रहे हो? ध्यान से देखो, ये हम हैं। टीम के सदस्य ने अनाड़ीपन से अपना हथियार उठाकर बचाव करने की कोशिश करते हुए कहा। प्रदीप ने हालांकि भयावह ढंग से हंसते हुए कहा। उसका आक्रमण और भी उग्र होता गया, उसका हर वार घातक था। कुछ तो गड़बड़ है। लगता है ये प्रदीप पागल हो गया है। यह देखकर छोटा मोटा गुमान सिंह घबराकर चिल्ला उठा। प्रियंका सिन्हा का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि समस्या उस नकाबपोश आदमी के साथ थी। उसने अपनी लाठी उठाई और उसे नकाबपोश आदमी की ओर कर दिया। फ्रॉस्ट बाइंड। अनगिनत बर्फीली लताएं फुर्तीले बर्फीले सांपों की तरह जमीन से फूट निकलीं और पल भर में नकाबपोश आदमी के पैरों के चारों ओर लिपट गईं। हालांकि नकाबपोश व्यक्ति ने केवल हल्का सा सिर हिलाया। दरार। वे कठोर लताएं इसके जवाब में बिखर गईं और आसमान बर्फ के क्रिस्टलों से भर गया। प्रियंका सिन्हा का दिल बैठ गया और वह दूरी बनाना चाहती थी। भागने की कोशिश कर रहे हो? वह कर्कश आवाज किसी अभिशाप जैसी थी। काली परछाई पहले ही चुपचाप उसके सामने प्रकट हो चुकी थी। एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर टिका हुआ था। प्रियंका सिन्हा का शरीर जम गया। कुछ ही क्षण बाद वही रहस्यमय मुस्कान उसके शांत, सुंदर चेहरे पर फिर से प्रकट हो गई। वह मुड़ी अपनी छड़ी उठाई और उसे सिचुआन कैपिटल टीम की ओर तान दिया। यह आपकी बारी है। बूम! एक विशालकाय बर्फीला भालू दहाड़ता हुआ सिचुआन की राजधानी की ओर बढ़ा। घटनाक्रम के इस अचानक मोड़ ने वहां मौजूद सभी बचे हुए परीक्षार्थियों के मन में एक सिहरन पैदा कर दी। आखिर यह नकाबपोश आदमी किस तरह का राक्षस था? आज हम दोनों मिलकर सबको कुछ देंगे। यह देखकर गुमान सिंह ने बाकी सब बातों की परवाह करना छोड़ दिया और अपनी पूरी ताकत से नकाबपोश आदमी की ओर हाथ बढ़ाकर उस पर चिल्लाया। हालांकि इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, घुटन की एक अवर्णनीय अनुभूति ने अचानक उसके गले को जकड़ लिया।
उसके भीतर की आध्यात्मिक शक्ति बाढ़ के द्वार खुलने की तरह उमड़ पड़ी और पल भर में ही बह निकली। गुमान सिंह का चेहरा पीला पड़ गया और वह हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर भय के भाव उभर आए। यह आदमी यह आदमी तो उस शैतान राजा से भी कहीं ज्यादा भयानक था। उनके खुद के कौशल भी उनके सामने पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं हो सके। राष्ट्रीय परीक्षा सामान्य कमान केंद्र। सुनील चौधरी के अलावा 3 अन्य सैन्य जनरल भी वहां मौजूद थे। उन्होंने नकाबपोश व्यक्ति के विचित्र तरीकों को लाइट स्क्रीन पर देखा और उन सभी के चेहरे बेहद गंभीर हो गए। एक आंख वाले बूढ़े व्यक्तियों में से एक स्क्रीन को ध्यान से घूर रहा था। उसकी आवाज सूखी थी। यह क्षमता, यह ची, इसमें कोई गलती नहीं है। उसने सुनील चौधरी की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह आदमी डॉन गिल्ड से है। एस क्लास प्रोफेशन सोल कंट्रोलर जोरावर। जोरावर वांछित संख्या 0102 एस रैंक सोल कंट्रोलर रैंक 65। एक आंख वाले बूढ़े व्यक्ति की आवाज शांत कमांड सेंटर में विशेष रूप से कर्कश लग रही थी। ट्रिपल आइलैंड पर उसका असली शरीर नहीं होना चाहिए। उन्होंने किसी न किसी विधि से अपने छात्र के साथ अपनी आत्मा को जोड़ लिया। हालांकि उसकी ताकत काफी कमजोर हो गई है, फिर भी वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे छात्रों का यह समूह मुकाबला कर सके। टकराना। सुनील चौधरी ने मिश्र धातु की मेज पर अपनी मुट्ठी जोर से पटकी, जिससे एक धीमी सी आवाज आई। उसकी आंखों में क्रोध का विस्फोट होने ही वाला था। डॉन गिल्ड, ये पागल लोग दिन ब दिन और भी ज्यादा बेखौफ होते जा रहे हैं। अब उन्होंने राष्ट्रीय परीक्षा पर अपनी निगाहें जमा ली हैं। क्या वे हमारे जिया देश को तमाचा मारने की कोशिश कर रहे हैं? वह अचानक मुड़ा और अपने पीछे खड़े सहायक को आदेश दिया, सभी को तुरंत सूचित करें। इस वर्ष की राष्ट्रीय परीक्षा समाप्त हो चुकी है। सभी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को तुरंत सक्रिय करें और उन बच्चों को वहां से बाहर निकालें। सहायक के चेहरे पर चिंता के भाव दिखाई दिए। जनरल झांग, नहीं। विभिन्न स्थानों पर मौजूद सभी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन अचानक ऑफलाइन हो गए। ट्रिपल आइलैंड के बाहर किसी ने स्थानिक नियमों का उल्लंघन किया है। हमने फॉर्मेशन को पहले ही भेज दिया है। महान गुरुजी से अनुरोध है कि वे इनकी तुरंत मरम्मत करें। ये शब्द सुनते ही वहां मौजूद सभी जनरलों के चेहरे बदल गए। सुनील चौधरी ने गुस्से को दबाते हुए उसे घूरकर देखा। इसमें कितना समय लगेगा? कम से कम आधा घंटा। नहीं, सुनील चौधरी ने साफ इनकार कर दिया। आधा घंटा बहुत लंबा समय है। उनकी नजर वहां मौजूद तीनों सैन्य सहयोगियों पर घूम पड़ी। मेरा हाथ बटाओ। हम जबरदस्ती एक स्थानिक दरार खोलेंगे। मैं खुद उसमें जाऊंगा। यह सुनकर एक आंख वाले बूढ़े व्यक्ति का चेहरा एकदम बदल गया और उसने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। बूढ़े झांग, क्या तुम पागल हो गए हो? स्थानिक दरारें बेहद अस्थिर होती हैं। अगर आप इस तरह से उनमें प्रवेश करते हैं तो सावधानी न बरतने पर आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। सुनील चौधरी ने बिल्कुल भी नहीं सुना। उस बारे में चिंता करने का समय नहीं है। अगर हम और देरी करते हैं तो उन सभी बच्चों को डॉन गिल्ड द्वारा ले जाया जा सकता है। उनकी आवाज कर्कश थी और उसमें हल्की सी कंपन थी। तब तक राष्ट्रीय परीक्षा अधिकारियों के रूप में हमें पूरे देश की जनता के सामने किस तरह का चेहरा पेश करना होगा? हमें उन परीक्षार्थियों के परिवारों के सामने किस तरह का चेहरा पेश करना होगा? इतना ही नहीं, अंदर एक एसएस रैंक का अधिकारी है। यही हमारे जिया देश का भविष्य है। मुझे यह जोखिम उठाना ही होगा।
उनकी दृढ़ निगाह देखकर तीनों जनरल चुप हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने सिर हिलाकर सहमति जताई। ठीक है। चारों जनरलों ने एक साथ अपने हाथ फैलाए। हथेलियां एक दूसरे की ओर थीं। उनकी हथेलियों के बीच विशाल और असीम ऊर्जा उग्र रूप से एकत्रित और संकुचित हो रही थी। पूरे कमांड सेंटर का वातावरण हिंसक रूप से मुड़ने और कांपने लगा। खुला। सुनील चौधरी दहाड़ उठे। सत्ता की चारों धाराएं अत्यंत उग्रता से आगे बढ़ी। चीख। एक कर्कश आवाज, जैसे कपड़ा फट रहा हो। उनके सामने का स्थान जबरदस्ती फाड़ दिया गया, जिससे एक घोर अंधेरी दरार दिखाई दी। उस दरार के भीतर अथाह अराजकता और शून्यता थी, जिससे हिंसक स्थानिक उथल पुथल उमड़ रही थी। सुनील चौधरी ने जरा भी संकोच नहीं किया और इसमें कदम रख दिया। अराजकता के दायरे के भीतर सुनील चौधरी को ऐसा लगा मानो वह अंधकार के एक अथाह सागर में गिर गया हो। यहाँ न कोई दिशा थी, न कोई आवाज, न कोई रोशनी। केवल अनंत शून्य क्षेत्र और इतनी तीव्र स्थानिक अशांति जो इस बात को भी चीर सकती है। उसने अपने हाथ में एक इंडिकेटर पैनल को कसकर पकड़ रखा था। पैनल पर लगी सुई तेजी से कांप रही थी और एक अस्पष्ट दिशा की ओर इशारा कर रही थी। ये ट्रिपल आइलैंड के निर्देशांक थे। उसने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए खुद को प्रकाश की एक लकीर में बदल लिया और तेजी से उस दिशा की ओर बढ़ गया। ठीक तभी शून्य लोक से एक पतला गुलाबी रंग का चमकता हुआ धागा चुपचाप बाहर निकला। सुनील चौधरी के मन में खतरे का तीव्र एहसास जागा और वह तेजी से एक तरफ हट गया। गुलाबी धागा उसके गाल को छूते हुए गुजरा, जिससे खून की बूंदों की एक लड़ी उभर आई। जनरल झांग अभी भी ठीक हैं, ऐसा लगता है। अराजकता में एक हल्की लिंगतस्थ आवाज गूंजी। सुनील चौधरी अचानक रुक गया और आवाज की दिशा में देखने लगा। उसने पास ही शून्य लोक में चुपचाप लटकी हुई एक आकृति देखी। उस व्यक्ति ने एक आलीशान गुलाबी चोला पहना हुआ था। उसके बाल कमर तक लंबे थे और उसका चेहरा किसी विलक्षण प्रतिभा के समान कोमल था। उसकी आंख के नीचे आंसू का एक तिल था। उनकी कंठस्थता में हल्की सी हलचल हुई, लेकिन उनके होठों पर एक स्त्री जैसी मुस्कान थी। उन्हें देखकर सुनील चौधरी का चेहरा बेहद विकृत हो गया। इंक ट्रेस, उसने दांत पीसते हुए नाम उगला। आपको पहले से ही अंदाजा था कि हम अराजकता के क्षेत्र से गुजरने का जोखिम उठाएंगे और आपने वास्तव में यहां मेरा इंतजार किया। क्या तुम डॉन गिल्ड के लोग कुछ ज्यादा ही विक्षिप्त नहीं हो? इंक ट्रेस नाम के उस व्यक्ति ने अपना मुंह ढकते हुए खिलखिलाकर हंसा। उसकी हंसी नखरे भरी थी। पागल, ऐसा कैसे? इस विचार के बारे में मैंने इसे सोचने से पहले काफी समय तक विचार किया। क्या आपको नहीं लगता कि मैं थोड़ा प्रतिभाशाली हूं? सुनील चौधरी दहाड़ उठे। तुम पागल हो। उस समय तो मैंने तुम्हारे लिए गिड़गिड़ाया भी था। अब लगता है मैं सचमुच अंधा था। इंक ट्रेस के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई, उसकी जगह कट्टरता ने ले ली। जनरल झांग, आप बहुत अज्ञानी हैं। जिया देश को सही मायने में बचाने वाले हम ही हैं। उसने अपनी बाहें फैलाईं और उसके चारों ओर गुलाबी ऊर्जा का प्रवाह फैल गया। नहीं, तुम पुराने ख्यालों वाले लोग जो अपनी पुरानी सोच में फंसे हुए हो। सुनील चौधरी ने बेतुकी बातें करना बंद कर दिया। उनका शरीर एक सुनहरे तोप के गोले में बदल गया और वे सीधे आगे की ओर बढ़ गए। इंक ट्रेस खिलखिलाया और उसकी आकृति पल भर में अनगिनत गुलाबी तितलियों में बदल गई, जो शून्य लोक में बिखर गईं। पास होना चाहते हो? पहले मेरे साथ खेल कर देखो। सुनहरी रोशनी और गुलाबी तितलियां अराजकता के अंतरिक्ष में पल भर में आपस में टकरा गईं।
हिंसा के परिणामस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा ने इस शून्य को पूरी तरह से उलट-पुलट कर दिया। एक ही समय पर राष्ट्रीय परीक्षा के आधिकारिक लाइव प्रसारण कक्ष में मेजबान तरुण और तानिया स्क्रीन पर दिख रहे विचित्र दृश्य को देखकर अवाक रह गए। नकाबपोश व्यक्ति के भयावह तरीकों के शिकार होकर अधिक से अधिक परीक्षार्थी अचानक पागल हो गए और अपने साथियों पर हमला करने लगे। लेकिन जल्द ही वे सब रुक गए। नियंत्रित परीक्षार्थियों के चेहरों पर एक समान भयावह मुस्कान थी और वे सभी एक साथ मुड़ गए। उनकी निगाहें डोंगिंग प्रांत की टीम की ओर टिकी हुई थीं। बुलेट पॉइंट्स पर की गई टिप्पणियों में आखिरकार किसी ने ध्यान दिया कि कुछ गड़बड़ है। क्या हो रहा है? इतनी अफरातफरी क्यों मची है? कोई मुझे बताए कि क्या हुआ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि राष्ट्रीय परीक्षा में कुछ गड़बड़ हो गई है। ठीक तभी स्टैटिक देश भर के सभी दर्शकों के सामने लाइव प्रसारण स्क्रीन अचानक स्टैटिक से भर गई। फिर अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। ट्रिपल आइलैंड के अंदर कार्तिका, पवन और राकेश अपने चेहरे पर भय के साथ तेजी से विहान के पीछे पीछे हट गए। मालिक, कार्तिका की आवाज कांप रही थी। ये आदमी तो बहुत ही डरावना है। लगता है बाकी सब लोग उसी के इशारों पर चलते हैं। अथर्व की निगाहें खाली आंखों से परीक्षार्थियों पर घूम गईं। उसका चेहरा गंभीर था। छिपने के लिए कोई जगह ढूंढो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। यह सुनकर कार्तिका और बाकी दोनों ने भारी मन से सिर हिलाया और तेजी से दूर जंगल की ओर भाग गईं। वे निश्चित रूप से उस नकाबपोश व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं रहना चाहते थे। इस समय मैदान पर केवल विहान और भूतिया चेहरे का मुखौटा पहने हुए व्यक्ति ही बचे थे और उनके पीछे दर्जनों परीक्षार्थियों से बनी वह मूक कठपुतली सेना थी। नकाबपोश व्यक्ति इत्मीनान से अथर्व के सामने की ओर चला गया। वह मुस्कराया। क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे पास सबसे आखिर में क्यों आया? अथर्व विहान को नियंत्रित करते हुए चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। क्योंकि नकाबपोश व्यक्ति ने उंगली बढ़ाकर अपने पीछे बैठे अचंभित परीक्षार्थियों के समूह की ओर इशारा किया। उन सभी को मिलाकर भी आप जितने महत्वपूर्ण नहीं हैं। मुझे औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की अनुमति दें। मेरा नाम जोरावर है। मैं डॉन गिल्ड का प्रतिनिधित्व करता हूं और मैं आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। अथर्व के चेहरे पर समझदारी का भाव प्रकट हुआ। डॉन गिल्ड? उसने बहुत पहले ही सुन लिया था कि यह संगठन प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। शौर्य का सामना जिस चूहे से पहले हुआ था वह डॉन गिल्ड का सदस्य था। उसने शौर्य को आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर किया। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षा के दौरान डॉन गिल्ड के हमले का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। सचमुच विक्षिप्त जोरावर ने जारी रखा। मैं आपको इतनी सारी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप स्वेच्छा से मेरे साथ आएंगे। यदि आप तैयार हैं तो मैं इन बेचारे परीक्षार्थियों को जाने देने पर विचार कर सकता हूं। यह सुनकर अथर्व मुस्कुरा उठा। उसने विहान को नियंत्रित किया और जोरावर को ऐसे भाव से देखा जैसे वह मूर्ख हो। उनका मुझसे क्या लेना देना है? मुझे उनके लिए खुद को क्यों कुर्बान करना चाहिए? बोलने के बाद उन्होंने सीधे अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी को ऊपर उठा लिया। भयानक जादुई शक्ति एकत्रित होने लगी जो नियंत्रित परीक्षार्थियों पर उल्कापिंड अग्नि वर्षा बरसाने की तैयारी कर रही थी। यह देखकर जोरावर ने हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उन्होंने शांत भाव से कहा, मैं आपको ऐसा न करने की सलाह देता हूं। मुझे इस कालकोठरी की कार्यप्रणाली पता है। एक बार जब उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा
तो उन्हें जबरन बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या आप उन्हें इस तरह बचाना चाहते हैं? उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। हालांकि मैंने पहले ही उनकी आत्माओं पर नियंत्रण कर लिया है। अगर वे इस काल कोठरी से बाहर निकलकर जाग भी जाएं, तो वे लार टपकाते मूर्खों का एक समूह बन जाएंगे। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो आप कोशिश करके देख सकते हैं। अथर्व के उठाए हुए कर्मचारियों ने अचानक विराम लगा दिया। जो जादू बनने वाला था, वह धीरे धीरे खत्म हो गया। जोरावर की हंसी और भी बेकाबू हो गई। आप लगते हैं, आप जितना दावा करते हैं, उतना निर्दयी नहीं। अथर्व को अचानक बहुत गुस्सा आया। उसने सचमुच अभी अभी यही सोचा था, क्या एक ही तरह के कौशल का इस्तेमाल करके सभी छात्रों को कालकोठरी से बाहर निकाल देने से समस्या हल नहीं हो जाएगी। लेकिन जोरावर के शब्दों ने उसे संकोच में डाल दिया। उन्हें मूर्ख बना दें। वह यह जोखिम नहीं उठा सकता था। विहान सिर्फ एक क्लोन था। अगर उसकी मृत्यु हो जाती तो उसे पुनर्जीवित किया जा सकता था। लेकिन उनके सामने खड़े ये लोग जीवित, सांस लेते हुए व्यक्ति थे, जो जिया देश के भविष्य के आधारशिला स्तंभ थे। जोरवर को अथर्व की चुप्पी अच्छी लग रही थी। उसके मुखौटे के नीचे से निकलती हंसी में एक विकृत संतुष्टि झलकती थी। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या आपने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है? आप में से किसी एक को इतने सारे युवा प्रतिभाशाली लोगों के बदले में देना, मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही फायदेमंद सौदा है। उसने अपनी बाहें फैलाईं, उसकी आवाज में जोश था। जब तक आप हमारे साथ जुड़ेंगे, तब तक आप समझ जाएंगे कि प्रभु कितना महान है। हम जो कुछ भी करते हैं, वह एक नए युग की शुरुआत के लिए है। अथर्व विहान को नियंत्रित करते हुए 2 सेकंड के लिए चुप रहा। उसने अपना सिर उठाया और जोरावर की निगाहों से नजरें मिलाईं। मैं इस तरह तुम्हारे साथ जाने को तैयार नहीं हूं। क्या हम एक मैच लड़े? अगर तुम मुझे हरा सकते हो, तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ चलूंगा। यह सुनकर जोरावर अजीबोगरीब है हंसी की एक श्रृंखला हंसने लगा। मुझे असल में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि आपके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का पूरे दिल से हमारे साथ जुड़ना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपसे लड़ने के लिए तैयार हूं। अथर्व ने तुरंत कहा, तुम्हें उन परीक्षार्थियों को मुझसे लड़ने के लिए नियंत्रित करने की अनुमति नहीं है। यह व्यर्थ होगा। जोरावर ने हाथ हिलाया, उसका लहजा शांत था। चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी देखभाल के लिए उनकी जरूरत नहीं है। मैं ऐसा घटिया काम नहीं करूंगा। अथर्व ने अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करना बंद कर दिया। तो मेरे साथ आओ। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसने विहान को नियंत्रित करते हुए उसे मुड़ने और जंगल की गहराई की ओर भागने के लिए मजबूर किया। उसे निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए पर्याप्त रूप से खुला क्षेत्र खोजना पड़ा। जोरावर ने उसकी पीठ को जाते हुए देखा, मुस्कुराया और धीरे धीरे उसके पीछे चल दिया। अथर्व द्वारा आमने सामने की लड़ाई का प्रस्ताव रखना स्वाभाविक रूप से इसलिए नहीं था क्योंकि वह वास्तव में यह निर्धारित करना चाहता था कि कौन श्रेष्ठ है। वह केवल समय बिताने की कोशिश कर रहा था। राष्ट्रीय परीक्षा के दौरान इतनी बड़ी घटना घटित होने पर अधिकारियों की नजर से ओझल रहना असंभव था। अतिरिक्त बल किसी भी क्षण पहुंच सकते हैं। अब उसे बस इतना करना था कि आधिकारिक बचाव अभियान के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। जहां तक जोरवर की बातों का सवाल है, उसे उनमें से एक भी बात पर विश्वास नहीं था। क्या इस तरह का पागल व्यक्ति अपना वादा निभाएगा? यह तो सरासर मजाक था। जल्द ही वे दोनों एक के बाद एक चौड़ी गोलाकार घाटी में पहुंच गए। यह विचित्र, नुकीली
चट्टानों से भरा हुआ था और वहां कोई वनस्पति नहीं थी। अथर्व अचानक रुक गया और एकदम से पीछे मुड़ गया। उन्होंने बिना किसी झिझक के अपनी छड़ी को ऊंचा उठा लिया। निषिद्ध मंत्र, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। बूम! एक अदृश्य भयावह शक्ति ने पल भर में पूरी घाटी को अपनी चपेट में ले लिया। हवा मानो जम सी गई और जमीन धीरे धीरे धंसने लगी। पीछे पीछे चल रहा जोरवार अचानक रुक गया। उसके पैरों के नीचे की जमीन पल भर में फट गई और धंस गई। लेकिन वह अन्य परीक्षार्थियों की तरह कुचलकर स्थिर नहीं हो गया। उसके पैर चट्टान में गहरे धंस गए, हर कदम एक गहरा निशान छोड़ गया। वह धीरे धीरे विहान की ओर चलता रहा। हालांकि उसकी गति काफी धीमी हो गई थी, लेकिन दमन का एहसास कम नहीं हुआ था। अथर्व की आंखें सिकुड़ गईं। यह आदमी वाकई अविश्वसनीय रूप से ताकतवर था। उसने प्रतिद्वंद्वी को पास आने देने की हिम्मत नहीं की और उसने अपनी लाठी फिर से उठा ली। निषिद्ध मंत्र, 1000 मील की बर्फीली सी। क्रैक क्रैक क्रैक। विहान को केंद्र बनाकर हड्डियां जमा देने वाली ठंड चारों दिशाओं में तेजी से फैल गई। जमीन पल भर में बर्फ की एक मोटी परत में जम गई और हवा में मौजूद नमी बर्फ के क्रिस्टल में बदल गई। आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा जोरावर जल्दी ही सफेद पाले की एक परत से ढक गया। पलक झपकते ही वह पूरी तरह से जम गया और एक सजीव बर्फ की मूर्ति में बदल गया। अथर्व जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह जानता था कि इस तरह के हमले से प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से फंसाना संभव नहीं था। उसे अपने प्रतिद्वंदी के भागने से पहले ही अपनी अगली घातक चाल की तैयारी करनी थी। उसने अपनी छड़ी फिर उठाई और आकाश में एक रहस्यमय हरी रोशनी इकट्ठा होने लगी। निषिद्ध मंत्र, उल्का वर्षा। हालांकि मंत्रोच्चारण अभी शुरू ही हुआ था। टकराना! बर्फ की विशाल मूर्ति अचानक फट गई। उड़ते हुए बर्फ के टुकड़ों के बीच जोरावेर की आकृति एक भूत की तरह तेजी से बाहर निकली। उसकी रफ्तार पहले से कई गुना ज्यादा थी। अथर्व की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उन्होंने एक निर्णायक निर्णय लिया और तुरंत ही अपने द्वारा जप किए जा रहे मंत्रोच्चार को रोक दिया। जादुई अवरोध! एक निर्मल कवच ने तुरंत उसके पूरे शरीर को घेर लिया। लगभग उसी समय ढाल का निर्माण हुआ। जोरावर की आकृति पहले ही उसके सामने प्रकट हो चुकी थी। उसने एक हाथ आगे बढ़ाया, उंगलियां फैली हुई थीं। असंख्य विकृत और विलाप करती काली आत्माओं से संघनित ऊर्जा का एक गोला विहान की ढाल पर जोरदार ढंग से टकराया। टकराना! -63,882। विहान के सिर के ऊपर एक भयावह रूप से बड़ी क्षति संख्या दिखाई दी। अथर्व को एक अदम्य शक्ति का प्रहार महसूस हुआ और उसका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से हवा में उड़ गया, मानो किसी तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी हो। बूम! उसका शरीर दर्जनों मीटर दूर एक चट्टानी दीवार से बुरी तरह टकराया और अंत में रुक गया। टूटे हुए पत्थर बिखरे पड़े थे। विहान को नियंत्रित करते हुए अथर्व ने संघर्ष करते हुए जमीन से उठकर खड़े होने की कोशिश की। अगले ही पल उसे चक्कर आने जैसा एहसास हुआ और उसकी आंखों के सामने सुनहरे तारे नाचने लगे। उसकी आत्मा की गहराई से उत्पन्न तीव्र दर्द और चक्कर आने के कारण वह लड़खड़ाने लगा, यहाँ तक कि स्थिर रूप से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जोरावेर वहीं खड़ा रहा, पीछा नहीं किया। उसने अपना सिर झुकाया और अथर्व के अस्तव्यस्त रूप का आनंद लिया। आपकी रैंक अभी भी बहुत कम है। भले ही मैं अभी अपने असली शरीर का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन अंततः तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। हालांकि तुम्हारी ढाल मेरे कौशल से होने वाले नुकसान को रोक सकती है, लेकिन मेरे हमले आत्मा को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। वह खिलखिलाकर हंसा,
उसकी आवाज में एक विकृत आनंद झलक रहा था। मैंने अभी जानबूझकर खुद को रोक रखा था, नहीं तो तुम अब तक बेहोश हो चुके होते। अथर्व ने चक्कर आने पर अपना सिर हिलाया और अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की। आत्मा पर हमला है ना? उसने गहरी सांस ली और उसकी आंखें एक बार फिर तेज हो गईं। अगर ऐसा है तो फिर उस स्मार्ट कोर एआई को, जिसमें आत्मा नहीं है, आपसे प्रतिस्पर्धा करने दें। अथर्व ने अब खुद पर दबाव डालना बंद कर दिया था। उसकी चेतना तेजी से विहान के शरीर से अलग हो गई। अगले ही पल विहान, जो लड़खड़ा रहा था, अचानक अकड़ गया। उसने धीरे धीरे अपना शरीर सीधा किया और उसकी लड़खड़ाती मुद्रा गायब हो गई। तीव्र दर्द के कारण उसकी आंखें कुछ हद तक धुंधली हो गई थीं, लेकिन अचानक वे साफ, ठंडी और भावहीन हो गईं। उसने अपना सिर उठाया और जोरावर की ओर देखा। उसके मुंह से एक ऐसी आवाज निकली जो पहले से बिल्कुल अलग थी। उसमें धातु जैसी महक थी। घिनौना खलनायक, मैं अपने प्रभु की ओर से तुम्हारे दुष्ट कर्मों का दंड दूंगा। जोरावर के चेहरे की मुस्कान थोड़ी देर के लिए जम गई। उसने अपने सामने खड़े विहान को कुछ आश्चर्य से देखा। ये आदमी आत्मा के हमले का शिकार होने के बाद इतनी जल्दी ठीक हो गया। नहीं, यह सही नहीं है। उसका व्यवहार, उसकी आंखें, सब बदल गए थे। जोरावर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसके मुखौटे के नीचे की आंखों में अभूतपूर्व उन्मादी चमक फूट पड़ी। वह पागलों की तरह हंसने लगा। हाँ 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 हाँ, दिलचस्प। यह तो बहुत ही दिलचस्प है। तुम सचमुच मुझे और भी ज्यादा पसंद आने लगे हो। शाही राजधानी, राष्ट्रीय परीक्षा कमांड केंद्र। वातावरण में भारी नमी के कारण सांस लेना मुश्किल हो रहा था। खबर मिलते ही उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी और स्कूल के नेता तुरंत मौके पर पहुंच गए। वे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के सामने इकट्ठा हो गए। उनके चेहरे पिछली बार की तुलना में अधिक गंभीर दिख रहे थे। एक आंख वाले बूढ़े जनरल उस्मान अख्तर ने संक्षेप में पूरी कहानी सुनाई। डॉन गिल्ड, ये पागल लोग, ये तो बिल्कुल कानून तोड़ते हैं। इंपीरियल कैपिटल अकादमी के एक उपप्रधानाचार्य क्रोध से कांप उठे। राष्ट्रीय परीक्षा में छेड़छाड़ करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? यह जिया देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था के लिए एक चुनौती है। उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस कैंसर को पूरी तरह जड़ से खत्म करना होगा। बिल्कुल, अब हम इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते। कमांड सेंटर के अंदर भावनाएं उग्र थीं। एक आंख वाले बूढ़े जनरल उस्मान अख्तर ने अपना हाथ उठाकर भीड़ को शांत किया। सभी लोग कृपया शांत हो जाएं। अभी इस पर चर्चा करने का समय नहीं है। उन्होंने सबकी ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जनरल उस्मान अख्तर ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करते हुए एक स्थानिक दरार खोली है और अराजकता के क्षेत्र में प्रवेश किया है। अपनी ताकत के दम पर वह शायद ट्रिपल आइलैंड पहुंच चुका होता और उन बदमाशों को खदेड़ना शुरू कर चुका होता। यह सुनकर उनकी तनावग्रस्त नसें थोड़ी शिथिल हो गईं। उन्हें अब भी सुनील चौधरी की क्षमता पर काफी भरोसा था। ठीक तभी बस कमरे के केंद्र में हाल ही में ठीक हुई स्थानिक दरार अचानक फिर से हिंसक रूप से कांपने लगी। एक क्रूर शक्ति द्वारा भीतर से एक घोर अंधेरी दरार को चीरकर खोल दिया गया। इसके तुरंत बाद एक आकृति दरार से लड़खड़ाते हुए बाहर निकली। यह सुनील चौधरी थे। उनके जनरल की वर्दी में कई जगह छेद थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, उनका आभा मंडल अस्तव्यस्त था और उनके मुंह के कोने पर खून का एक निशान था। कमांड सेंटर के अंदर तुरंत सन्नाटा छा गया।
सुनील चौधरी के बिखरे बालों को देखकर सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। बूढ़े झांग, एक आंख वाले बूढ़े जनरल उस्मान अख्तर आगे बढ़े और उन्हें सहारा दिया। तुम्हें क्या हुआ था? क्या तुम ट्रिपल आइलैंड नहीं गए थे? तुम वापस क्यों आए हो? सुनील चौधरी ने खुद को संभाला और हाथ हिलाया। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि उनसे पानी टपक सकता था। डॉन गिल्ड, उसने दांत पीसते हुए हर शब्द को स्पष्ट रूप से बोला। कैओस स्पेस में मेरी मुलाकात उस पागल आदमी इंक ट्रेस से हुई। वह लंबे समय से वहां घात लगाकर बैठा था और मुझे ट्रिपल आइलैंड जाने से रोकने के लिए उसने सीधे उस क्षेत्र में अराजकता ऊर्जा का विस्फोट कर दिया। स्थानिक निर्देशांक पूरी तरह से गड़बड़ हो गए थे। मैं अपना रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था और लगभग वापस नहीं आ पा रहा था। क्या? एक आंख वाले बूढ़े जनरल उस्मान अख्तर की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वहां मौजूद बाकी सभी लोगों के चेहरे भी तुरंत बेहद गंभीर हो गए। इंक ट्रेस, उस गद्दार ने भी कोई चाल चली? जनरल ने आह भरी। ऐसा लगता है कि इस बार डॉन गिल्ड का ऑपरेशन पूर्व नियोजित था। उन्होंने अपनी योजना में अराजकता वाले क्षेत्र का भी ध्यान रखा था। द्वीप पर मौजूद बच्चे संभवतः खतरे में हैं। सुनील चौधरी ने अपने अंदर उमड़ रही ऊर्जा और रक्त को जबरदस्ती दबाते हुए गहरी सांस ली। उन्होंने फॉर्मेशन के रखरखाव के लिए जिम्मेदार तकनीकी कर्मियों पर नजर डाली। दूरसंपर्क संरचना, इसे ठीक होने में और कितना समय लगेगा? तकनीकी कर्मचारी पसीने से तरबतर था, उसकी आवाज कांप रही थी। जनरल, महान गठन विशेषज्ञ इसकी मरम्मत के लिए पूरी गति से काम कर रहे हैं, लेकिन विरोधी टीम के हस्तक्षेप के तरीके बहुत चालाक हैं। हमें कम से कम 15 मिनट और चाहिए। 15 मिनट? सुनील चौधरी को लगा कि उनकी आंखें धुंधली हो गई हैं। बहुत लंबा। उस पागल जोरावर को सभी परीक्षार्थियों को इकट्ठा करके ले जाने के लिए 15 मिनट का समय काफी था। यह मेरी गलती है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसकी आवाज दर्द और आत्मनिंदा से भरी हुई थी। यह मेरी अपर्याप्त निगरानी का परिणाम था। इससे इन पागलों को एक अवसर मिल गया। जनरल, आप सारा दोष अपने ऊपर नहीं ले सकते। स्कूल के एक प्रमुख अधिकारी ने तुरंत आगे बढ़कर उन्हें सांत्वना दी। किसने सोचा होगा कि डॉन गिल्ड के लोग राष्ट्रीय परीक्षा पर हाथ डालने की इतनी धृष्टता करेंगे? बिल्कुल। अभी ये सब कहना जल्दबाजी होगी। सब कुछ ट्रिपल आइलैंड में प्रवेश करने के बाद इस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने यही कहा था। लेकिन हर कोई अपने मन में जानता था कि उम्मीद बहुत कम रह गई थी। उसी समय ट्रिपल आइलैंड वृत्ताकार घाटी के अंदर जोरावर और विहान के बीच युद्ध जारी रहा। हे, तुम वाकई एक दिलचस्प कठपुतली हो। जोरावर की आकृति भूत की तरह तेज थी। वह विहान के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, लगातार हमले के अवसर तलाश रहा था। ब्लैक सोल पावर के पंजे के निशान बार बार आर्केन बैरियर पर पड़ते रहे। बैंग बैंग बैंग, लगातार धीमी धमक की आवाजें आ रही थीं। विहान की सुरक्षा कवच का मूल्य तेजी से घट रहा था, लेकिन जोरवर का दिल दिन-ब-दिन भारी होता चला गया। कुछ गड़बड़ थी, बहुत गलत। उसने अपने हर हमले में सोल शॉक को शामिल किया था। किसी भी अन्य पेशेवर के लिए, यहां तक कि मानसिक रक्षा में विशेषज्ञता रखने वाले एक योद्धा के लिए भी इस तरह लगातार हमले होने पर उनकी आत्मा बहुत पहले ही नष्ट हो गई होती और एक कठपुतली में बदल गई होती जिसे वह अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकता था। लेकिन उसके सामने खड़ा यह जादूगर, उसकी ढाल टूटने के अलावा वह पूरी तरह से अप्रभावित प्रतीत हो रहा था। जब भी उसकी ढाल टूटने वाली होती,
वह उसे फिर से भरने के लिए तुरंत एक जादुई अवरोध उत्पन्न कर सकता था। फिर वह वहीं खड़ा रहता, अपनी भावहीन आंखों से उसे निर्मल भाव से देखता रहता। ऐसा लग रहा था मानो उसमें आत्मा ही न हो। यह कैसे संभव हुआ? आत्माविहीन होकर वह इस समय किसके विरुद्ध लड़ रहा था? एक चट्टान? जितना ज्यादा जोरावर जितना इसके बारे में सोचता गया, उतना ही यह उसे अजीब लगने लगा। उसे तो यह भी लगा कि उसके सामने खड़ा विहान नाम का यह आदमी उससे भी ज्यादा विचित्र था, एक आत्मा नियंत्रक। यह क्षणिक विभाजित आत्मा थी। किनारे से सब कुछ देख रहे अथर्व ने इसे सटीक रूप से दर्ज कर लिया। एक अवसर, उसने तुरंत विहान को जवाबी हमला करने का आदेश दिया। भनभनाहट। विहान से एक अदृश्य उतार चढ़ाव तुरंत फैल गया, जो सभी दिशाओं में विकिरणित हुआ। निषिद्ध मंत्र, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। एक बार फिर भारी दबाव पड़ने लगा। जोरावर की आकृति अचानक रुक गई, उसकी गति तेजी से धीमी हो गई। उसके पैरों के नीचे की पथरीली जमीन धीरे धीरे इंच करके फटती चली गई। हे, फिर से वही चाल। मुखौटे के नीचे से उसकी कर्कश व्यंग्यात्मक मुस्कान निकली। भले ही आपके दाव शक्तिशाली हों, लेकिन शक्ति में पूर्ण असमानता के सामने वे मेरे लिए कुछ भी नहीं हैं। उनकी बात बीच में ही अधूरी रह गई। विहान के शरीर पर मौजूद शानदार तारा चंद्रमा जादुई वस्त्र अचानक चकाचौंध भरी रोशनी से जगमगा उठा। अनगिनत तारों और अर्धचंद्राकार चंद्रमाओं के प्रतीक उस वस्त्र पर प्रवाहित होकर एक जगह आकर मिल गए। यह स्टार मून मैजिक रोब का सेट इफेक्ट था। रहस्यमय दोहरी अभिव्यक्ति। 500 माना की खपत करता है, कूलडाउन को अनदेखा करता है, तुरंत 2 समान कौशल का प्रयोग करता है। भनभनाहट। एक और भूकेंद्रीय गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, कूलडाउन और मंत्रोच्चार की अनदेखी करते हुए अचानक प्रकट हुआ। दोनों गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों का प्रभाव तुरंत एक दूसरे पर जुड़ गया। क्या? जोरावर के चेहरे से मुस्कान एकदम गायब हो गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो 2 अदृश्य पहाड़ उस पर भारी दबाव डाल रहे हों। गुरुत्वाकर्षण का 10 गुना नहीं, यह 20 गुना था। दरार। वजन सहन न कर पाने के कारण उसके घुटनों की हड्डियां चटकने की आवाज करने लगीं। वह अब खड़े रहने की मुद्रा को बनाए रखने में असमर्थ था और एक जोरदार आवाज के साथ वह एक घुटने के बल जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पल भर में धंसकर एक गहरे गड्ढे में बदल गई। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसका शरीर मानो शीशे से भरा हुआ था, जिससे एक उंगली हिलाना भी बेहद मुश्किल हो रहा था। उनकी आंखों में पहली बार आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। क्या वास्तव